दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बिल्डिंग ब्लॉक्स। छवि निगम लखनऊ में रहती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं और बहुत सा सामाजिक कार्य भी करती हैं कई एनजीओ से जुड़कर। चलिए शुरू करता हूं कहानी। मम्मी, एक वर्ड नहीं समझ आ रहा है। मम्मी। 10 साल के मेरे बेटे यश की आवाज़ लिविंग रूम से आई तो मैं समझ गई कि सुजीत ने हमेशा की तरह बेटे को जवाब बताने की ज़रूरत नहीं समझी होगी। किचन में पूरी तलते तलते मैंने ज़ोर से पूछा, अच्छा बता, आज अखबार में कौन सा नया वर्ड मिल गया तुझे? उसकी बचपने वाली मीठी आवाज़ गूंज उठी, लिखा है RAPE। इसे रैप बोलेंगे या रेप? इसका मीनिंग क्या है मम्मी? मेरे हाथ थम गए। क्या मैं वही सुन रही थी जो मैं समझ रही हूं कि मैं सुन रही हूं? मेरी धुकधुकी बढ़ गई। सुजीत वहीं तो थे और बगल वाले कमरे में माँ जी भी। कहीं सुन लिया तो सुजीत असहज होंगे, लेकिन माँ जी बहुत नाराज हो सकती हैं। मैंने किचन के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। जमीन पर पूरा अखबार बिछाए घुटनों पर झुका यश अखबार पढ़ रहा था। माथे पर झुके बालों से उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। अल्फाबेट्स को जोड़ जोड़ कर पढ़ते हुए उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। कुछ ही दूर आराम कुर्सी पर सुजीत बैठे हुए थे। इस वक्त उनका ध्यान हाथ में पकड़े मोबाइल फोन पे नहीं बल्कि यश की तरफ था और तीखी नजर मेरी तरफ, मानो इल्जाम लगा रहे हों कि तुम्हारी शय का नतीजा है। देखो ये किस किस्म का सवाल पूछने लगा है मेरा बेटा। हा? लग रहा था उनका बस चले तो झपट कर अखबार का पन्ना खींच लें और यश को डांट कर भगा दें। बगल वाले कमरे के दरवाजे पर माँ जी खड़ी थीं। उनका चेहरा तमतमा रहा था। चश्मे के भीतर उनकी आंखें फैली हुई थीं और उंगलियों में फंसी माला को वो तेजी से घुमा रही थीं। दूसरे हाथ में पकड़ी छड़ी का सहारा लिए गुस्से में कुछ बुदबुदाती हुई। अब मेरे ऊपर दूसरी शिकायती नजर गड़ चुकी थी। तभी यश ने मुझे खड़े देखा और उसके भोले चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था कि एक मम्मी ही हैं जिनसे उसे अपने नन्हे कच्चे पक्के दिमाग में चल रहे हर सवाल का जवाब मिल सकता है। सो तुरंत उसने मेरी ओर अपना सवाल उछाल दिया, बताओ ना मम्मी, रेप मीनिंग क्या? मैं कुछ कहती इससे पहले सुजीत ने उठकर अखबार उठा लिया और बोले, बस बस बहुत हो गया। क्या उटपटांग सवाल करते रहते हो? जाके अपने स्कूल की पढ़ाई करो या उस बिल्डिंग ब्लॉक से जाके खेलो ना जो मैं लाया था। दिमाग मत खाओ। यश कुछ रुआंसा हो गया। लेकिन पापा, पेटीएम में जब सर मेरी तारीफ कर रहे थे तब तो आप खुश हो रहे थे, फिर अब क्यों? सुजीत के जबड़े कस गए और माँ जी जोर से सर दाएं बाएं हिलाने लगी। इससे पहले कि वो नए जमाने को लानतें भेजें, मैंने जल्दी से मामला संभाला। आइए, खाना तैयार है, लगा रही हूँ बस। मैं दोबारा किचन की तरफ मुड़ गई। यश अपने नए बिल्डिंग ब्लॉक्स का सेट निकाल लाया। उसमें ढेरों प्लास्टिक के टुकड़े थे, गोल, तिकोने, चौकोर, आयताकार, चांद तारे जैसे और भी जाने कितने आकार प्रकार के, खूब सारे रंगों के। उनको सेट करके यश कभी बंदूक बनाकर ठाएं ठाएं की आवाज करके उसे गोल गोल घुमाता तो कभी ब्लॉक्स को तोड़ मरोड़ कर कार बना लेता और की आवाज मुंह से निकालते हुए उसे जमीन पर दौड़ाता। धीरे धीरे घुटनों पर हाथ रखकर माँ जी डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं और सुजीत दोबारा फोन देखने लगे। लेकिन मैं जानती थी कि मुद्दा खत्म नहीं हुआ था, बस थोड़ी देर के लिए टल गया था। हम औरतें शायद दुपट्टे भी इतने कायदे से नहीं ओढ़ पाती जितने अच्छे से गिल्ट ओढ़ लेती हैं। बेटा टिफिन भूल जाए, पति का मूड बॉस की डांट की वजह से खराब हो जाए, माँ जी अपनी दवा लेनी भूल जाएं, बागीचे का कोई पौधा सूख जाए, फ्रिज में रखा पनीर खराब हो जाए, अचानक गैस खत्म हो जाए, पति का फेवरेट मोजा न मिले, बच्ची की यूनिफॉर्म या फिर माँ जी की धोती साफ न धुली हो। उफ, न इस लिस्ट का कोई अंत है और न हमारे अपराध बोध की कोई हद। किसी अच्छे काम का क्रेडिट दूसरों को देने की जितनी हमें जल्दी होती है, उतनी ही तेजी से हम किसी के काम के गलत होने की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। इसी गिल्ट का एक भारी भरकम बोझ फिलहाल मेरे ऊपर लद गया था, ये जानते हुए भी कि मेरी कहीं कोई गलती नहीं थी। कुछ देर पहले यश अगर हुज आवर प्राइम मिनिस्टर पूछता तो सुजीत की छाती गर्व से चौड़ी हो गई होती। माँ जी भी अपने पोते की नजर उतार रही होती।
लेकिन आज उसका दूसरा मगर उतना ही एक सहज सवाल उनको अखर गया था। अब क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की थी कि मेरा बेटा सेंसिटिव बने, क्योंकि मैंने उसे डांट करके चुप करने के बजाय उसकी उलझने सुलझाने की कोशिश की थी, इसलिए उन दोनों की नजरों में आज मैं ही जिम्मेदार थी। जिम्मेदार थी इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसे लफ्ज निकलने के लिए और एक आरामदायक संडे बर्बाद करने के लिए। मेरे अंदर कसमसाहट बढ़ती जा रही थी। आलू की चटपटी सब्जी पर कटा धनिया और मिर्च बुरकते हुए मैंने पूरियों का कैसरोल बंद किया और खीर की तैयारी करने लगी। सुजीत की फेवरेट मेवे की खीर, ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। पिछले महीने भी मैंने यही खीर बनाई थी जब सुजीत इसी तरह नाराज हो गए थे। उस शाम शॉपिंग करके लौटने के बाद मैं सारा सामान उनकी जगह पर लगाती जा रही थी। यश मेरी मदद कर रहा था। तभी उसके हाथ सैनिटरी नैपकिन का पैकेट लग गया। उसे उलटते पलटते उसने मासूमियत से पूछा, ये क्या मम्मी? कमरे में अचानक छाए सन्नाटे को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा, ये मम्मी के काम की चीज़ है बेटा। उसने अपना नन्हा सर हिलाया। जैसे शेविंग क्रीम पापा के काम की है ना? और क्या, कह के मैंने उसके पेट में गुदगुदी कर दी। हम दोनों हंस पड़े और अपनी बॉल उठाकर वो बाहर चला गया। लेकिन सुजीत की कर्कश आवाज ने मेरी मुस्कुराहट छीन ली। क्या जरूरी था उसे वो उटपटांग बात बताने की? माँ जी तैश में बोली, बताओ भला, बच्चों को ये सब बताया जाता है क्या? वो भी लड़कों को? हमारे जमाने में तो ये सब कभी न देखा न सुना। अब तो हद है भाई। मैं चुपचाप शेल्फ में दाल चावल के पैकेट लगाती रही। सुजीत बोले, अरे उससे पैकेट छीन के रख लेती ना, कस के डांट देती। अब मैं उनकी तरफ मुड़ी तो वो सोचता रहता कि उसमें छुपाने वाली बात क्या थी। उत्सुकता में वो पैकेट खोल कर देखता या इधर उधर से कोई अधकचरी जानकारी हासिल करता। मेरा समझाना उसे संतुष्ट कर गया। बस वो पैर पटकते हुए चले गए। मुझे महसूस हुआ था कि हम दोनों दो विपरीत ध्रुव थे और बेचारा यश बीच में फंसा एक तिनका। अक्सर यूं लगता है जैसे जिंदगी ऑटो मोड पर चल रही हो, पता ही नहीं चलता और हम बेख्याली में मोड़ मुड़ते जाते हैं, चौराहे तिराहे पार करते जाते हैं, भीड़ भाड़ से गुजरते चले जाते हैं और फिर मंजिल पर पहुंचकर हैरान रह जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अंदर चल रहे झंझावात के दौरान गर्म तेल छलकने से कब मेरा हाथ थोड़ा झुलस गया और कब मैंने सब्जी, पूरियां, अचार और खीर ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख भी दी, मुझे पता ही नहीं चला। 3 प्लेटों में नाश्ता निकाला। साथ में सुजीत के आगे उनकी मीठी खीर, माँ जी के आगे फीकी खीर और यश के आगे कस्टर्ड रखकर मैं भी बैठ गई। खुद कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। हाथ में जले का निशान अब फफोला बन चुका था और धीरे धीरे उसकी टीस मेरे पूरे जिस्म में फैलती जा रही थी। अपनी प्लेट देखकर यश ने कूद कर मेरे गाल पर प्यार कर लिया। थैंक यू मम्मी फॉर माई फेवरेट कस्टर्ड। ये बाकी दोनों चुपचाप खाते रहे। सुजीत के जबड़े अब भी कसे हुए थे और माँ जी का चेहरा तना हुआ था। फिर मैंने ही खामोशी तोड़ी। कुछ और ले आऊं? चाय पियेंगे क्या? सुजीत ने कुछ पल मुझे घूरा, फिर रिलैक्स्ड हो गए, मानो मैंने अपनी गलती मान ली हो। माँ जी ने भी मुस्कुराते हुए एक पूरी और ले ली। एक बार फिर मैंने कुछ ही देर को सही पर घर की शांति बचा ली थी। पतीले में पानी, अदरक, चीनी, दूध और चाय की पत्ती सब एक साथ डालकर मैं उनका उबलना देखती रही। उसकी भाप मेरी आंखों में इकट्ठी होकर बूंदें बनकर रिसने लगी थीं। सोते हुए लोगों को जगाया जा सकता है, मगर जागते हुओं को कैसे जगाया जाए? मुझे सूझ नहीं रहा था कि कैसे सुजीत और माँ जी को समझाऊं कि आज के ज़माने में बच्चों की सही काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है। गुड और बैड टच में अंतर समझाना, दूसरों की मर्जी की रिस्पेक्ट करना, किसी लड़की की नो का मतलब नो ही समझना, बुरी चीज़ों और आदतों को समझकर उनसे दूर रहना, सेंसिटिव बनना, ये सब हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? कुछ दिनों पहले टीवी पर किसी अडल्ट विज्ञापन को देखकर सुजीत ने झट चैनल बदल दिया था। वैसे यश का ध्यान शायद जाता ही नहीं, लेकिन सुजीत की हरकत से अचानक चला गया। पापा कौन सा ऐड था ये? उसने पूछ लिया था। माँ जी ने उसे जोर से डांट दिया। उसके बाद मैंने यश को अक्सर गौर से उसी विज्ञापन को देखते देखा था।
होती है बच्चों में हर चीज के बारे में ढेर सारी उत्सुकता। उनकी उम्र के मुताबिक चीजें न बताना, डांट डपट देना उन्हें मिसगाइड कर सकता है। मैं ये सब उनसे कहना चाहती थी, पर बड़ों के लिहाज ने रोक दिया था। कहीं ये लिहाज यश की परवरिश पर भारी न पड़ जाए, मुझे चिंता हो रही थी। काश मैं ऐसा कुछ कर पाती कि उसका बचपन भी बना रहे और समझदारी भी आ जाए। चाय में दूध की सफेदी कुछ पल के लिए तैरी और फिर पत्तियों के स्याह रंग ने उसे लील लिया। जैसे खुशियों के रंग को उदासियां निगल जाया करती हैं। ये सोचते हुए मैंने चाय छानी तो हाथ में उठती तेज टीस को नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से मैंने तीनों कपों को ट्रे में रखा और बाहर आ गई। माँ जी सोफे पर बैठी धीरे धीरे अपने घुटनों पर हाथ फेर रही थीं। सुजीत टीवी पर समाचार देख रहे थे। मैंने दोनों के सामने चाय के कप रखे, तेल की कटोरी उठाई और माँ जी के पैर में तेल लगाते लगाते चाय के घूंट भरने लगी। यश मेरे पास सरक आया। अपनी नन्ही उंगलियों से बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक दैत्याकार आदमी बनाकर बोला, मम्मी देखो, बहुत पावरफुल है ये हीरो। इसके पास रॉकेट है, मिसाइल लॉन्चर भी है, ये सबको मार सकता है। बूम बूम डिशूम डिशूम ठाई ठाई। मैंने चुस्की भरी। अच्छा, जिसे ये मारेगा उसको चोट नहीं लगेगी, दर्द नहीं होगा? उसकी आंखें गोल हो गईं, चेहरा सोच में डूब गया। तभी सुजीत बोल पड़े, मम्मी की बातों पर ध्यान मत दो बेटा, ऐसे ही खिलौने से तुमको खेलना चाहिए, रफ एंड टफ। इनका बस चलता तो गुड़िया ले आती या कोई सॉफ्ट टॉय, है ना? अब मेरा जवाब देना जरूरी था। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बेटे को एक सेंसिटिव इंसान बनाना है, कोई पत्थर दिल मशीन नहीं। मैं यश के लिए गुड़िया भी लाती रही हूँ, सॉफ्ट टॉयज भी, बंदूक भी और चाइनीज चेकर भी, जो उसे अच्छा लगा। मैंने किसी प्रेजुडिस के हिसाब से उसकी ख्वाहिशों को जबरदस्ती तोड़ा मरोड़ा नहीं है। यश बीच में बोल पड़ा, हाँ अच्छे लगते हैं मुझे वो सब भी। मैंने उसका माथा चूम लिया, फिर उसके ब्लॉक्स को दोबारा लगाने लगी। सारे नीले ब्लॉक्स पहले रखे और ऊपर भूरे ब्लॉक से नाव की शक्ल बना दी। यश ने एक्साइटेड होकर दोनों हाथ अपने सीने पर चिपका लिए और सांस अंदर खींचकर बोला, वाह कितनी सुंदर बोट है ये। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। देखा, हम कुछ और भी बना सकते हैं, अच्छा और खूबसूरत, है ना? कुछ पल वहां सन्नाटा छा गया। सोच में डूबते हुए यश ने मेरी गोद में सर रख दिया। तभी उसकी निगाह मेरे हाथ पर पड़ी। वो एकदम चिल्ला पड़ा, अरे ये आपके हाथ में क्या हो मम्मी? सुजीत भी आ गए और चिंतित होकर बोले, ओह कितना जल गया, हे भगवान। सुजीत मेरी फिक्र में व्याकुल दिख रहे थे, लेकिन आदतन समझ नहीं पा रहे थे कि वो करें क्या। मैंने यश से कहा, कोई बात नहीं बेटा, स्टोर में मेडिसिन बॉक्स रखा है, वो ले आओ। यश स्टोर की तरफ दौड़ गया। सुजीत की परेशानी में मुझे उसी अपनेपन की झलक दिखी जो उनके बदलाव की मुझ में उम्मीद बनाए रखती है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। सुजीत, इन छालों से ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि अगर हमारे बेटे को सही परवरिश न मिली तो कल को उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। अगर तुम्हें मेरे इस दर्द का एहसास हो रहा है तो उस दर्द का भी तो हो रहा होगा ना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखते रहे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहे थे। शादी के 11 सालों बाद मैंने वो सब कह दिया था जो इतने वक्त से लावे की तरह मेरे अंदर उबल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को भी मानसिकता के उसी रास्ते पर धकेल दिया जाए जिस पर सुजीत, उसके बाबूजी और माँ जी चलते आए थे। बच्चों का दोस्त नहीं, महज गार्जियन बनने का रास्ता। मैं ये होने नहीं दे सकती थी। अपने बच्चों से अगर हम बात नहीं करेंगे, उन्हें भला बुरा नहीं समझाएंगे, तो फिर कौन समझाएगा? दबा देने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, हल करने के लिए उनका सामना करना पड़ता है। मेरे अंदर की माँ यही करने की कोशिश में थी। हालांकि मेरी बात का क्या असर हुआ ये समझ नहीं आ रहा था। सुजीत अभी भी खामोश बैठे न जाने क्या सोच रहे थे। उनकी निगाहें मेरे हाथ के जख्मों पर जाती और फिर खिड़की के पार टिक जाती। सोफे पर अधलेटी माँ जी अभी भी बड़बड़ा रही थीं। क्या जरूरत है बच्चों के दिमाग में ऐसन वैसन बातें भरने की? अरे उम्र के साथ खुद ही सब सीख जाएगा ना। अब बहू लड़के को सिखाएगी कि सब चीज़न के बारे में पूछो, लड़ो मत, प्यार से रहो, तो वो कमज़ोर ना हो जाएगा। मैंने आंखें मूंद कर अपना सर
कुर्सी की पुश्त पर टिका दिया। बड़ी थकान महसूस हो रही थी। उन्हें क्या समझाती कि दूसरों की परवाह करने की आदत किसी को भी ज्यादा मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। इस वक्त मेरी फिक्र करने के बावजूद सुजीत इसीलिए लाचारी महसूस कर रहे थे क्योंकि परवाह करना उन्होंने सीखा नहीं था। फिर भी बड़ों से बहस करना मेरी आदत नहीं थी। हाथों की टीस भी बढ़ गई थी, लेकिन दर्द की लहर इन बड़े फफोलों के अलावा जलन के उन पुराने निशानों से भी उठ रही थी जो दिल में कहीं गहरे पैबस्त थे। मैंने गहरी सांस ली। तभी मुझे अपने हाथों पर स्पर्श महसूस हुआ तो देखा यश दवा ले आया था और मेरे हाथ पर लगा रहा था। मेरी तकलीफ पर माँ जी की नज़रों में कुछ मुलायमियत आ गई थी, लेकिन आवाज़ में वही कर रही थी जब वो बोली, यश जो सब पूछ रहा था उसका मतलब ना बताने लग जाना बहू। क्या फ़ायदा उसे बुरी बातों और अपराध के बारे में बताने का? काहे बेकार में बच्चे को परेशान करना। न चाहते हुए भी मेरी आवाज़ तेज हो गई। माँ जी, वो अपराधी कहीं किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आते ना। किसी न किसी के बच्चे ही तो होते हैं। वो बच्चे जिनको सही उम्र में सही बातें नहीं बताई गईं, जिनको संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना नहीं सिखाया गया, इसलिए वो बुराई की तरफ फिसलते चले गए। क्योंकि बजाय उनको संभालने के या तो हम दोष लगाते रहे या फिर अपने अपराध बोध में डूब गए। कहते हुए मेरा गला भर रहा आया, आंखें छलक आईं। कमरे में सन्नाटा था। सुजीत और माँ जी की चुपती नजरें मैं महसूस कर रही थी। हर बात में अगर ऐसी तनातनी होगी तो यश को अपने मुताबिक कैसे पाल पाऊंगी मैं? ख्यालों में डूबे हुए कब दोपहर से शाम हो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। शायद किसी को भी पता नहीं चला। आंखें पोंछते हुए मैंने उसे देखा। यश फर्श पर अपने ब्लॉक्स फैलाए कुछ कर रहा है। माँ जी खामोश बैठी धीरे धीरे माला फेर रही हैं और सुजीत अभी भी सोच में डूबे हुए हैं। एक बार फिर मुझे गिल्ट महसूस होने लगा। मेरी वजह से सबके संडे की छुट्टी बेकार गई। अलमारी लगानी थी, कपड़े धोने थे, जाने कितने काम पड़े रह गए और मैं बेकार में उलझी रही। शायद शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन घुसाकर पड़े रहना बेहतर होता, ताकि शिकारी आकर दबोच ले तो रेगिस्तान को दोष दिया जाए, अपने छिपकर रहने वाले रुख को नहीं। खैर, अपने बाल ठीक करते हुए मैं खड़ी हो गई। अपनी आवाज में जबरदस्ती का जोश लाते हुए मैंने घोषणा की, हाँ भाई, तो अब संडे स्पेशल क्या बनाया जाए? पाव भाजी, चाउमीन, पैनकेक्स, जल्दी से बताओ, बाद में आइसक्रीम भी है। यश दौड़कर मुझसे लिपट गया। ये मम्मी, क्या सब कुछ एक साथ नहीं बन सकता? प्लीज। मुझे हंसी आ गई। अच्छा, जगह है इतनी पेट में? चलो पहले यहाँ का सामान समेटो। किचन में पहुंचकर मैंने पाव भाजी के लिए उबले आलू मैश करने शुरू किए ही थे कि यश की तेज आवाज सुनकर चौंक पड़ी। अखबार के बिखरे पन्ने सहेजते हुए उसे फिर से सुबह वाला अपना सवाल याद आ गया। बच्चे वही बात नहीं भूलते जिसके लिए बिना वजह उन्हें टोका गया हो। एक बार फिर वो पूछ रहा था, आपने बताया नहीं मम्मी, रेप क्या होता है? मेरी जैसे सांस रुक गई। सुबह की पुनरावृत्ति हो इससे पहले मैं यश को चुप करा दूं तो बेहतर। बाद में समझा दूंगी उसे। ये सोचकर मैं बाहर की तरफ बढ़ी ही थी कि सुजीत की आवाज सुनकर ठिठक गई। धीमी मगर मजबूत आवाज में वो कह रहे थे, मैं बताता हूं बेटा, रेप एक क्राइम होता है। जैसे किसी को मारना, नुकसान पहुंचाना, जबरदस्ती करना या कोई तकलीफ पहुंचाना क्राइम होता है ना, वैसे ही। न कभी ऐसा करना चाहिए और न ऐसा करने वाले को माफ करना चाहिए। चौखट पर खड़ी मैं उन्हें देखती रह गई। अपने में खोए वो बोले जा रहे थे मानो सदियों का बोझ हल्का कर रहे हों। उनके साथ मेरी आंखें भी नम हुई जा रही थीं। उधर सुजीत के इतने लंबे जवाब में यश का इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। अपने ब्लॉक्स को आखिरी शक्ल देने के बाद उसने घोषणा की, ये देखिए। वाकई हम भौचक्के रह गए। उसने एक बेहतरीन व्हीलचेयर बना दी थी और बोलता जा रहा था, ऐसी व्हीलचेयर मैं दादी के लिए भी लाऊंगा। फिर उनके पैरों में दर्द नहीं होगा और वो मजे से हमारे साथ पार्क जा पाएंगी, और मॉल भी, है ना दादी? माँ जी बोलने की हालत में कहाँ थीं। कभी वो उस खिलौने वाली व्हीलचेयर को देखती, कभी यश की मुस्कुराहट को। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ जो चमक थी, वैसी चमक हमने कभी नहीं देखी थी। अपने लिए पोते की ये मासूम परवाह उन्हें भीतर तक भिगो गई थी।
यह एहसास कितना खूबसूरत होता है, शायद पहली बार वो महसूस कर रही थीं। वो बस धीरे धीरे उसका सर सहला रही थीं और साथ ही अपने आंसू पोंछते हुए कुछ बुदबुदाती भी जा रही थीं, जिसमें यश के लिए ढेरों आशीर्वाद थे। मैंने और ध्यान से सुना तो मेरी आंखें फिर भर आईं। उनमें एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी शामिल थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।